Hello students, now I am here with my next video on electrostatics. Now we will start a new section, that is your electric field. Now, what is electric field? Let me give you an example. Electric field is the space or region around a charge within which its influence can be experienced. For example, suppose if I am a charge, or you can say I am speaking. Now I might be audible in this room only. For people who are outside this room, I may not be audible to them. So it means that this room is my field for my voice. Similar to this, since we know that charges, they either attract or repel each other. So एक चार्ज के आगे पीछे का वो रीजन जहां तक वो दूसरे चार्ज पे अपनी इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर सकता है, मीन्स उन्हें अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उसे हम उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड. हम बेसिकली कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज दादागिरी ऑफ अ चार्ज. एक चार्ज जहां तक अपना इन्फ्लुएंस रखता है वो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है. इसे जनरली हम एक सर्कल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ई वेक्टर से इसे डिनोट किया जाता है. देन कम्स नेक्स्ट टर्म, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? सपोज मैं चार्ज हूं और ये रूम मेरी फील्ड है. अब हो सकता है एक चार्ज यहां पर हो, एक चार्ज मुझसे दूर यहां पर हो, एक चार्ज इससे भी ज्यादा दूरी पे हो. तो अब या तो मैं उन्हें अट्रैक्ट करूंगा या मैं उन्हें रिपेल करूंगा. बट लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. सपोज आई एम टीचिंग इन क्लास एंड यू आर सेटिंग इन 10 लाइन्स. अब जब मैं बोल रहा हूं तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ऑफ माई वॉइस इज हायर फॉर दोज हु आर सेटिंग इन फर्स्ट लाइन एंड फॉर दोज हु आर सेटिंग एट द लास्ट इट विल बी लो. सो सिमिलर टू दिस, एक पर्टिकुलर चार्ज की फील्ड के अंदर जो चार्ज उसके ज्यादा क्लोज होगा उस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू द चार्ज जो ज्यादा दूरी पे है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इट बेसिकली डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. अगर मैं ये कहता हूं कि एक चार्ज Q है, जैसे मैं सोर्स चार्ज कहूंगा और ये इसकी फील्ड है, तो अगर एक चार्ज Q1 यहाँ है और एक चार्ज Q2 यहाँ है सरफेस पे, तो क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है और यहाँ से ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू दिस चार्ज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. जितनी ज्यादा ये फोर्स एक्सर्ट करेगा उतनी फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जितनी फोर्स ये कम एक्सर्ट करेगा उतनी फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी. इसे डिनोट किया जाता है E वेक्टर P. P मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. कोई एक पॉइंट जहां पे हम फील्ड की स्ट्रेंथ को एनालाइज कर रहे हैं, और कैलकुलेट किया जाता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज. लेट वो चार्ज Q0 है. सो इट इज defined as the force experienced by a unit positive charge placed at a particular point. Force upon charge है तो unit होगी न्यूटन पर कूलम. This is electric field intensity. उसके बाद the charge whose field is analyzed उसे हम source charge कहते हैं, और जिस चार्ज पे उसकी फील्ड के इफेक्ट को स्टडी किया जा रहा है उसे ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहते हैं. जैसे ये चार्ज Q, ये इसकी फील्ड है तो ये सोर्स चार्ज हो गया. Q1 और Q2 या फिर ये Q0 इनके ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हो गए. देन और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं बाद में बताऊंगा, यहां भी बता रहा हूं, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, और अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट. ये फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज में ज्यादा क्लियर होगा, वेट फॉर दैट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. तुमने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था.
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुमने पढ़ा था, वो फील्ड लाइंस जो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं, लेकिन रियलिटी में किसी भी मैग्नेट के अराउंड तुम्हें ये फील्ड लाइंस कभी दिखाई नहीं देती है। ये बेसिकली क्या है, ये वो पाथ है जो मैग्नेटिक कंपास ने फॉलो किया था जब उसे हमने किसी भी मैग्नेट के पास रखा, किसी भी बार मैग्नेट के पास रखा। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है टू मेक अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैग्नेट वेरी मच क्लियर टू अस। सिमिलर ऑन दोज लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं, लेकिन ये वो पाथ फॉलो करती हैं, ये वो पाथ बताती हैं जो पाथ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा जब उसे फ्री छोड़ दिया जाता है। अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ दूं तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो पाथ फॉलो करता है उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को इजी बनाने के लिए सिर्फ इन्हें एज्यूम किया है। सो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। दीज लाइंस मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड, डिपिक्टिंग बताती हैं the path followed by a unit positive charge when it is free to do so। ये तीनों चीजें एक बार इन्हें अच्छी तरह आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। देन वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। So now we will discuss some properties of electric field lines. So properties of electric field lines. Let me explain these properties for you, and after that you can pause the video and note down. My handwriting is very neat and clean. You have to bear with this. Okay. So the first property of field lines is that electric field lines they always originate from the positive charge. ये positive charge से निकलती हैं, हमेशा perpendicularly निकलती हैं और terminate हो जाती हैं negative charge के पास। They always originate from the positive charge and terminate at the negative charge। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा positive charge है और ये negative, तो ये हमेशा positive से originate होंगी और negative के पास जाके terminate हो जाएंगी। ये कभी भी negative से positive नहीं आ सकती। First property। Second, suppose किसी भी point पे तुम्हें electric field की direction चाहिए, suppose ये point है, तो इस point पे हमेशा tangent draw कर दो। Tangent at a point on electric field lines always give you the direction of electric field at that point. This is the second property. Then third property, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में क्रॉस नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर ये आपस में क्रॉस कर रही है तो एट अ सिंगल पॉइंट मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, विच इज नेवर पॉसिबल। सो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो क्रॉस करती हैं तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी जो पॉसिबल नहीं है। फोर्थ, मैंने जैसे कि पहले बताया, ये हमेशा जब पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं तो परपेंडिकुलर होती हैं और जब ये टर्मिनेट होती हैं तब भी परपेंडिकुलरली टर्मिनेट होती हैं। यही रीजन है दे कैन नॉट क्रॉस, बिकॉज टू परपेंडिकुलर लाइन दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। फिफ्थ, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, टर्मिनेटिंग इन नेचर है, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगी, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आ सकती। सिक्स्थ, दे कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। क्यों? बिकॉज दे आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाके ही टर्मिनेट होती है। सेवंथ, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेंथ वाइज, मतलब थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन। और अगर दोनों लाइक चार्ज होंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, ये एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, क्योंकि हमें पता है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी, electric field lines contracts lengthwise to represent attraction। attraction represent करने के लिए ये lengthwise सिकुड़ती हैं, contract करती हैं, और repulsion represent करने के लिए ये एक दूसरे पे lateral pressure exert करती हैं, exert lateral pressure on each other। क्योंकि repulsion है, ये उसे धकेलेगी, दूसरा वाला चार्ज इसे धकेलेगा, so they exert lateral pressure on each other। more denser the electric field lines, जहां जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगी
वो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां स्ट्रांग होगी। लेकिन ये जितनी भी डेंस हो, जितनी भी पास पास हो, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट या ओवरलैप नहीं कर सकती। लास्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैनॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर से ये पास नहीं कर सकती, हालांकि एक डाइलेक्ट्रिक से ये पास कर सकती हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या है ये लेटर ऑन in next or I can say last section of this chapter वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां फिलहाल याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कंडक्टर के अंदर से पास नहीं कर सकती, लेकिन एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर से पास कर सकती है। You can pause the video, note down this. We will start the next section. And another thing, before next section, moving on to the next section, another thing, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती हैं, मतलब पॉजिटिव से निकलती हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को छोड़ती हुई जाती हैं फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पॉजिटिव चार्ज से कहां जाएगी, हमेशा दूर जाएगी। So for a positive charge, electric field intensity is always directed away from the charge, and for negative charge, electric field intensity is always directed towards the charge। ये हमेशा याद रखना कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये कोई पॉइंट है और इस पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये हमेशा अवे जाएगी, और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से ये हमेशा उसकी तरफ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा चार्ज से दूर जाती है, और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा चार्ज के पास आती है, बेस्ड ऑन properties of electric field lines. Now you can pause the video, note down. We will do the next section. Now, next heading is pattern of electric field lines. Electric field lines का pattern किस तरह का होता है? Pattern बनाते वक्त the only thing which you have to keep in mind is that इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से हमेशा ओरिजिनेट होके बाहर की तरफ जाती हैं, और नेगेटिव के पास टर्मिनेट होने के लिए अंदर की तरफ डायरेक्टेड होती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। लुक, फॉर Q ग्रेटर देन 0, फॉर अ चार्ज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ इस तरह होता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कहाँ जा रही हैं, बाहर की तरफ। सेकेंड, फॉर Q लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव चार्ज, वही पैटर्न लेकिन इस बार एरोस कहाँ, अंदर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती हैं और नेगेटिव की तरफ अंदर आती हैं टू टर्मिनेट। थर्ड, फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव, तो कहाँ जाएंगी, ऑब्वियसली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी यहाँ से यहीं पे आके टर्मिनेट होंगी, हमने इतनी ज्यादा दिखानी नहीं है। So this is for two equal and opposite charge. Fourth, for two equal and like charge, दोनों चार्ज बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों लाइक हैं, सिमिलर हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव से एरो बाहर जा रहे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव से एरो बाहर जा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि लाइट है, ये लाइक हैं। लास्ट जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी उनमें बताया था, फॉर टू लाइक चार्ज दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। इसीलिए जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, जिसपे ना इस चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा ना ही इस चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा, वो सेंटर में लाई करता है। लेकिन कब? when two charges are equal and like। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव होते तो बस एरोज अंदर की तरफ आने थे। फिफ्थ, फॉर टू अनइक्वल एंड लाइक चार्ज, इस बार मैग्नीट्यूड अलग है लेकिन साइन सिमिलर है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और मैंने कहा कि ऊपर वाला चार्ज ये Q1 है, ये Q2 है, और माना है कि Q1 इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन Q2। तो देखो ऑब्वियसली अगर Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसकी फील्ड भी ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है। Q2 का मैग्नीट्यूड कम है तो इसकी फील्ड भी वीक होगी, कम स्पेस कवर कर रहा है। तो जो न्यूट्रल पॉइंट है
वो वीकर चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसने ज्यादा स्पेस कवर कर लिया, जिसका मैग्नीट्यूड कम है कम स्पेस। तो जब दोनों चार्ज इक्वल और लाइक थे तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई कर रहा था? सेंटर में। लेकिन अगर दोनों चार्ज लाइक होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा शिफ्ट कर जाता है टुवर्ड्स द चार्ज विच इज वीकर इन मैग्नीट्यूड। ऐसा ही कुछ हमने कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स में किया था जब हम मैग्नीट्यूड और पोजीशन फाइंड कर रहे थे। नाउ यू कैन एनालाइज दैट। सिक्स्थ प्रॉपर्टी पैटर्न इज बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। अगर एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी प्लेट नेगेटिव तो फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये फील्ड लाइंस के पैटर्न हैं जो तुम्हें ड्रॉ करना आ सकते हैं। यू कैन पॉज, नोट डाउन दिस। इन द नेक्स्ट section we will start electric dipole. Now the next heading is important, electric dipole. Now dipole means anything having two poles. So electric dipole is, it is a combination of two equal and opposite charges separated by a very small distance. So electric dipole is combination of two equal but opposite charges separated by a very small distance. So I can write माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये दो चार्ज आ गए, या हम इन्हें ऐसे लिखते हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू separated by a very small distance which for electric dipole is considered as twice of A. So electric dipole is a combination of two equal, magnitude में दोनों बराबर हैं, Q Q, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, so opposite charge, this distance is very small, taken twice of A. अब twice of A ही क्यों लिया गया? To make our calculations easy. अगर हम A लेते तो जब मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए था तो a/2 कैलकुलेशंस को टफ करता, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी हैव अज्यूम्ड इट ट्वाइस ऑफ a. So electric dipole is a combination of two equal and opposite charges separated by a very small distance. Then comes electric dipole moment, M-O-M-E-N-T, electric dipole moment. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे p वेक्टर द्वारा डिनोट किया जाता है एंड इज गिवन बाय, इसे लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड ले लो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, q ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, वो कितना है? ट्वाइस ऑफ a. स्ट्रेट लाइन है, लेंथ कैन बी कंसीडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, दैट इज q इनटू ट्वाइस ऑफ a. मैग्नीट्यूड में इसे हम लिखते हैं q इनटू ट्वाइस ऑफ a. तो यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की यूनिट कूलम, डिस्टेंस की मीटर, सो यूनिट इज कूलम मीटर. ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, हमेशा किसके बराबर होगी? q इनटू ट्वाइस ऑफ a. एक नोट, इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से किसकी तरफ ली जाती है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ ली जाती है. पॉज करके इसको नोट डाउन करें, देन वी विल डू द नेक्स्ट हेडिंग. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से उसकी एक्सप्रेशन क्या हो, उसके लिए
लेट करते हैं हमारे पास एक पॉइंट है O और इस पे रखा गया है चार्ज प्लस Q। जनरली क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि जब भी हम चार्ज सपोज करते हैं हम पॉजिटिव चार्ज ही क्यों लेते हैं, नेगेटिव क्यों नहीं लेते? क्योंकि एटम ऑन अ होल इज न्यूट्रल, व्हेन इट गेट्स हीटेड उसमें से पहले क्या बाहर निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर चले जाएंगे तो एटम में डोमिनेंस किसकी आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज की। इसीलिए जनरली जब भी हम चार्ज को कंसीडर करते हैं तो क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से पहले पॉजिटिव चार्ज का बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। तो लेट किया O एक पॉइंट है जहां पे प्लस Q चार्ज है और ये पूरा व्हाइट बोर्ड जो है ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट करते हैं इसकी फील्ड के अंदर एक पॉइंट है P। यहां पे हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेट करते हैं P का डिस्टेंस O से R है और P पे एक टेस्ट चार्ज रखा गया है Q0। अब ये टेस्ट चार्ज क्या है? जब भी हम किसी पॉइंट पे चार्ज को सपोज करते हैं उसको हम टेस्टिंग चार्ज, टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया O जिस पे प्लस Q चार्ज रखा, सपोज किया ये पूरा व्हाइट बोर्ड इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डोमिनेंस है इसके अंदर, डोमिनेंस यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, लेकिन मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया P, O से R डिस्टेंस की दूरी पे। जो P पे चार्ज रखा गया है वो है टेस्ट चार्ज Q0। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा एट पॉइंट P ऑन चार्ज Q0 बाय द चार्ज प्लेस्ड एट O। क्लियर है? अब दो चार्ज हैं तो सबसे पहले यूजिंग कूलम्स लॉ, अगर हम कूलम्स लॉ यूज करें वेक्टर फॉर्म में तो क्या आ जाएगा? F वेक्टर is equal to K into first charge Q into second charge Q0 upon distance का स्क्वायर R स्क्वायर into यूनिट वेक्टर R कैप। ये डायरेक्शन बताएगा। ऑब्वियसली दोनों लाइक हैं तो फोर्सेस रिपल्सिव। हम क्या करते हैं, Q0 को उठा के इसके नीचे ले आते हैं। F वेक्टर अपॉन Q0 is KQ अपॉन R स्क्वायर into R कैप। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा that F वेक्टर अपॉन Q0 is electric field intensity at point P. This is your electric field intensity at point P. तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर दें put in 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? F वेक्टर अपॉन Q0 की जगह electric field intensity at point P is equal to KQ upon R square into R cap. This is the required expression. This can also be written as electric field intensity at P is equal to K की वैल्यू 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square into R cap. This is also expression for electric field intensity at a point due to single point charge. अब डायरेक्शन की अगर बात करें तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं प्लस Q चार्ज की वजह से, तो क्या होगी? डायरेक्टेड अवे। डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी? पहले भी मैंने बताया, डायरेक्टेड अवे। और अगर यहां हम सपोज करते हैं एक नेगेटिव चार्ज तो क्या होती? डायरेक्टेड टुवर्ड्स। ध्यान से इसे पॉज करके नोट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे। एंड आई होप you will bear with the inconvenience which you are finding here, because this is not a setup which has been installed earlier by me. This is only managed in a very short interval of time due to COVID-19. So I hope that you all will bear with it. Apologies if you are finding anything inconvenient. So you can pause now and note down, then we will move on to the next question. Oh. Now your next heading is
q charge separated by a distance twice of a. O is the center of dipole. Let P is the axial point at which we have to find the value of electric field intensity. और P की दूरी center of dipole से कितनी है? R. P is the axial point where we want to find the value of electric field intensity. हमने last question में देखा that electric field intensity due to a single charge was kq upon distance का square. लेकिन अब हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं एक डाइपोल की वजह से. तो क्या करेंगे? पहले P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू माइनस क्यू एट ए. फिर P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे प्लस क्यू एट ए की वजह से, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ अ सिंगल चार्ज. वी डोंट हैव अ फॉर्मूला फॉर अ डाइपोल, वो हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं. सो सबसे पहले लेट करते हैं mod of E1 is the, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखूंगा since I don't have the enough space here. Let mod of E1, I hope you will follow my words also, you can rewind and repeat the video. Let E1 is the electric field intensity at B due to minus Q charge at A. लेट करते हैं P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू की वजह से आ रही है वो मॉड E1 है. तो कितना होगा मॉड E1? यू नो द फॉर्मूला, इट्स K इनटू मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस क्यू भी प्लस क्यू आ जाएगा. मॉड का मतलब होता है नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है. सो मॉड ऑफ E1 इज KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस. तो यहां कितना है? AP स्क्वायर. इट्स KQ अपॉन AP स्क्वायर. जरा देखो AP को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं OP प्लस OA का स्क्वायर, AP का स्क्वायर. आई कैन राइट OP प्लस OA. तो मॉड ऑफ E1 कितना आ गया? KQ अपॉन व्हाट इज O to P डिस्टेंस R प्लस O to A A स्क्वायर. डायरेक्शन डायरेक्टेड अलोंग किस चार्ज की वजह से? नेगेटिव की वजह से. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज. सो इस तरफ जाएगी मॉड E1 की डायरेक्शन, डायरेक्टेड अलोंग P. इसे हम फर्स्ट बनाते हैं. अब बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली लेट मॉड E2 is the electric field intensity at P. अब किसकी वजह से? Q2 plus Q charge at B. अब P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार जो सिंगल चार्ज हमने लिया है वो क्या है? प्लस Q. तो क्या आ जाएगा? मॉड E2 is KQ अपॉन, इस बार डिस्टेंस P से B का PB स्क्वायर, और PB को ब्रेक करके क्या लिखा जा सकता है? OP माइनस OB. देखिए OP minus OB is PB. So you can write mod of E2 is KQ upon R minus A का whole square. Second, directed along इसकी direction. This is at P due to positive charge. और positive charge की वजह से electric field intensity is always directed away. You can refer to the electric field lines. तो ये direction गई, अगर मैं इसे x लूँ, ये direction है E2 की, directed along Px. अब now net electric field intensity at P कितनी होगी? अगर you have seen my previous videos, I have told you at a single point, if we have two vectors moving in the same direction, we add. If at a single point we have opposite directions, we subtract. And if at a single point we are having two directions inclined to each other at certain angle, we use the formula for finding resultant. तो यहाँ क्या है? Single point पे एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है. E1 जा रहा है इस तरफ, E2 जा रहा है इस तरफ. तो हमें क्या करना पड़ेगा? Subtract. So net electric field intensity at P is mod E से अगर डिनोट करें, subtract करना है.
नाउ कम्स द क्वेश्चन E1 में से E2 को या E2 में से E1 को। तो अगर हम फॉर्मूला को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका पॉइंट P से डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो P से A का डिस्टेंस ज्यादा है या B का? ऑब्वियसली A का। तो A चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी क्या होगी? कम, और B वाले की ज्यादा। मतलब हम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सेकंड का डिस्टेंस कम है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। E2 माइनस E1 वैल्यूज डालते हैं। मॉड E, व्हाट इज मॉड E2? देखिए इट्स KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। मॉड E1 इज माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। KQ कॉमन अंदर आ गया, एलसीएम लेंगे। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, बिकॉज आई हैव नॉट इनफ स्पेस हियर। KQ ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, और एलसीएम कितना आ गया? A प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये आएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। A माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर तो ऑलरेडी, और ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर। खोलते हैं जरा ब्रैकेट्स। मॉड E इज KQ A प्लस B का होल स्क्वायर, पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, माइनस है अंदर वाले साइन चेंज, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर वाले जो फॉर्मूला लगाओगे साइंस चेंज, माइनस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये दोनों प्लस के। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ इंटू 4AR अपॉन ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? वीडियो के पॉज करके नोट डाउन कीजिए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ये कंटिन्यू रहेगी। Now, continuing, we had KQ into 4AR upon R square minus A square का whole square। अब जरा मैं इसे थोड़ा सा स्प्लिट करके, कैन आई राइट इट लाइक दिस? के Q को अंदर ले जाता हूँ और 4AR को ब्रेक करके लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ A इंटू ट्वाइस ऑफ R। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Now, but we know that Q into twice of A क्या होता है बच्चों? This is electric dipole moment mod P, और since A is very small as compared to R, therefore A square can be neglected, क्योंकि A R से बहुत स्मॉल है, और स्मॉल क्वांटिटीज का अगर स्क्वायर किया जाए दे बिकम इवन मोर स्मॉलर। सो A स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर ये दोनों कंडीशंस हम यहाँ डालें, सो वी विल हैव मॉड ऑफ E इज K इंटू Q इंटू ट्वाइस ऑफ A, मॉड P इंटू ट्वाइस ऑफ R। A स्क्वायर को निगलेक्ट किया, R की पावर 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक R से कट गया, Q बचा, we are left with mod E is K into twice of mod P upon R cube. This is the required expression for electric field intensity at a point, axial point due to electric dipole। एक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है K ट्वाइस ऑफ मॉड P अपॉन R क्यूब, और यू कैन राइट इट लाइक, A की वैल्यू भी डाल सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस मॉड P अपॉन R क्यूब। यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, यू कैन नोट डाउन दिस,
Next derivation is now electric field intensity at a point, at a equatorial point due to electric dipole. We will do it later. You can pause and check it. Now, our next question is expression for electric field intensity on the equatorial point of electric dipole. Now, what is this equatorial point? Again, let us consider an electric dipole AB. This is an electric dipole AB. A पे चार्ज माइनस Q, B पे चार्ज प्लस Q. Distance between them twice of A. Let O is the center of dipole. तो O to A, O to B, A. यहाँ तक clear है? Now what is equatorial point? Equatorial point is point which is at right angles to the dipole. ये point B. This point B. This point B is called equatorial point. Axial point was on the same axis. Now this is perpendicular to the axis. This is called equatorial point. O to P distance पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम लेट करते हैं. ये डिस्टेंस कितना लिया था? R. ज्वाइन करते हैं AP को, ज्वाइन करते हैं BP को. राइट एंगल है. लेट करते हैं ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा. मैं कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा. पाइथागोरस यूज करके यू कैन फाइंड एपी एंड बीपी. एग्जाम में भी तुम्हें जरूरत नहीं है. नाउ यू आर ग्रोन अप. सो एपी यूजिंग पाइथागोरस विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 और बीपी यूजिंग पाइथागोरस विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2. यहाँ तक सबको क्लियर? अभी तक हमने क्या किया? Let us consider an electric dipole AB consisting of plus Q and minus Q charge separated by a distance twice of A. O is the center. Right angle पे point P लिया equatorial point. Pythagoras से AP और BP निकाला. ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा. Now क्या करेंगे? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह. पहले P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट A. फिर P पे फाइंड करेंगे ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट B. फिर रिजल्टेंट निकाल लेंगे. So let mod of E1 be the electric field intensity at point P due to minus Q charge at A. कितनी हो जाएगी ये? mod E1 is K magnitude of charge plus Q लेना है. mod ले रहा हूं मैं. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये नेगेटिव साइन कहाँ जा रहा है? मॉड ले रहा हूँ. मॉड में नेगेटिव भी पॉजिटिव. अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर AP का स्क्वायर. अगर AP की वैल्यू डालोगे तो KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2. ये वाला 2 1/2 से कट गया. सिर्फ बचा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. डायरेक्टेड अलोंग. डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्टेड अलोंग. नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज. ये है मॉड E1 की डायरेक्शन. डायरेक्टेड अलोंग P. इसे हम फर्स्ट बना देते हैं. बिल्कुल ऐसे ही किया जा रहा है. फिर सिमिलरली लेट मॉड E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इस बार कौन सा? प्लस Q चार्ज एट कहां पे? B पे. तो ये कितना हो जाएगा? mod E2 is KQ अपॉन इस बार डिस्टेंस BP स्क्वायर है. और अगर BP की वैल्यू डालोगे इट्स KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. बिल्कुल वैसा ही आया. सेकंड बन गया लेकिन डायरेक्शन में डिफरेंस आएगा. सो डायरेक्टेड अलोंग. कहां जाएगी डायरेक्शन? P पे चाहिए प्लस की वजह से अवे. तो ये गई डायरेक्शन. अगर इसे X नाम दें तो डायरेक्टेड अलोंग PX. नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. यहां तक आ गए. और देखा जाए तो E1 E2 सेम है लेकिन एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस.
एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हों और उनके बीच में एंगल बन रहा हो तो हम रिजॉल्व करते हैं या रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ रेजोल्यूशन इजी रहेगा। तो E1 को रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्विंग mod of E1 and mod of E2 into two rectangular components। रिजॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हैं और उनके बीच में एंगल बन रहा है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन रिजॉल्व करने की है, या हमारे पास एक्शन रिजल्टेंट निकालने की है। कोई भी तुम ट्राई कर सकते हो। मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, रिजल्टेंट वाले 120 डिग्री का एंगल लेके कर सकते हैं। रिजॉल्व इज इजी। जरा पहले E1 को रिजॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसे रिजॉल्व करना है तो एक डायरेक्शन इस तरफ जाएगी और एक डायरेक्शन इस तरफ। 11th क्लास अगर याद है, रेजोल्यूशन दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक ये और एक ये। रेजोल्यूशन वाला कंपोनेंट बीच में आ गया। अगर बच्चों ये एंगल थीटा है तो ऑल्टरनेटली ये भी थीटा हो गया। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया? ये बन गया मॉड E1 cos थीटा और ये वाला मॉड E1 sin थीटा। तुम ये जानते हो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos और दूसरा कंपोनेंट sin। सिमिलरली जब E2 को रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा और एक इसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये एंगल थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंगली ये भी क्या हो गया? थीटा। तो अब ये वाला कंपोनेंट मॉड E2 cos थीटा और ये वाला मॉड E2 sin थीटा। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? cos। अब जरा ध्यान से देखो, mod E1 cos थीटा और mod E2 cos थीटा both are moving in the same direction, they will get added। और mod E2 sin थीटा और mod E1 sin थीटा डायरेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर, ये ऊपर और ये नीचे। sin थीटा सेम, और mod E1 और mod E2 की वैल्यू भी क्या? सेम। मतलब ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल। यू विल राइट फ्रॉम फिगर mod E1 sin theta and mod E2 sin theta cancel the effect of each other because they are equal in magnitude and directed opposite to each other। You can pause, note down, then we will move further। So हमने देखा mod E2 sin थीटा और mod E1 sin थीटा मैग्नीट्यूड में बराबर थे, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट थी, दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज, वो होगी mod E1 cos थीटा और mod E2 cos थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड होंगे। तो आएगा mod E1 cos थीटा प्लस mod E2 cos थीटा। cos थीटा कॉमन, और जब E1 और E2 की वैल्यूज डालोगे तो ये आ जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा कॉमन। ये हो गया mod E is 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इनटू किसी भी ट्राइंगल से cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये ट्राइंगल ले लो चाहे PAO, cos थीटा, cos हमेशा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस A हाइपोटेन्यूज ये, तो cos थीटा की जगह आ गया A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। सॉल्व करें जरा, ध्यान से देखिएगा। Q इसे ऐसे लिख सकता हूं K इंटू Q इंटू ट्वाइस ऑफ A, नीचे बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड 3/2 1/2 1 इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। मैंने इसे थोड़ा सा क्यूमुलेटिव ऑर्डर इसका चेंज किया, बट क्या होता है बच्चों? Q इंटू ट्वाइस ऑफ A mod B and A is very small as compared to R, so A square can be neglected। ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा? mod E is K
mod p upon a स्क्वायर निगलेक्ट किया, स्क्वायर से स्क्वायर गया, it's k mod p upon r cube is the required expression. अगर तुम्हें एक्सियल पॉइंट याद हो, it was k twice mod p upon r cube. यहाँ सिर्फ आ रहा है k mod p upon r cube, और इसे कैसे लिख सकते हो? 1 upon 4 pi epsilon 0 k mod, sorry k नहीं आएगा, mod p upon r cube. This is also expression for electric field intensity on the equatorial point of electric dipole. You can pause the video. Diagram here is very important. Without this label diagram, you will not get marks in the exam. You can pause the video, note down. In the next video, we will move on to torque and potential energy of electric dipole and numericals based on this. So, study them, stay tuned, stay safe, all the best.